आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ से मैं हूं आप लोगों के साथ नदीम अकरम। भारतीय जनता पार्टी यूँ तो एक साल पूरे कर चुकी है मोदी 2.0 को लेकर के, पर इसी के साथ साथ कल हमने देखा कि देश में जब महामारी है, सारी चीज़ें देश में चल रही हैं, लोग मर रहे हैं, भुखमरी से मर रहे हैं, लोग सड़कों पर मरा हुआ कुत्ता खाने को मजबूर हैं, तो वहीं बच्चा अपनी माँ की लाश से लिपट करके उसे उठाने की कोशिश कर रहा है। पर इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक साल की जीत का जश्न मनाया और इस जीत के जश्न में मीडिया शरीक हुआ। वही मीडिया जो इनके बारे में बात करता है। इन्हीं सब तमाम प्रकरणों पर बात करने के लिए मेरे साथ हाफिज़ गुलाम सरवर साहब मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा, क्योंकि हाफिज़ साहब कल हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत का जश्न मनाया, मीडिया शरीक हुआ और सबसे पहला जो इनका पूरा जो 6 साल 1 साल का पूरा काम था, उसमें बड़े बड़े फासले हुए कम। क्या फासले सच में कम हुए हैं? देखिए, आपने जो सवाल किया तो मैं तो आपसे गुजारिश करूंगा कि सवाल आप इस तरह से न किया कीजिए कि जवाब देने वाला जवाब देने से पहले रोने लग जाए। हालात बहुत अच्छे मुल्क के नहीं, और मैं समझता हूं कि मुल्क के कोने कोने में जो लोग इस सच्चाई से अवगत हैं, वो इस सरकार के इन तमाम कारनामों पर और तमाम वक्तव्यों पर सिवाय सर पटकने के, आंसू बहाने के और कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ में अब कुछ है भी नहीं। वो तो सब कुछ पहले ही हाथ कट चुका। आपने सवाल किया कि 6 बड़े फैसले, जिसका जिक्र, जिसका बखान और बड़े फख्र के साथ प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने और कल रक्षा मंत्री जी ने भी किया। ये फासले को कम कर रहा है या ज़्यादा किया है, मुल्क इसको खूब अच्छी तरह समझ रहा। मुल्क के बाशऊर लोग, हिंदू मुसलमानों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कोई और होंगे जो करते होंगे, जो बाशऊर तबका है, जो मुल्क को समझता है, मुल्क से प्यार करता है, मुल्क के मतलब नेचर से वो बिल्कुल वाकिफ़ है, वो इस बात को समझ रहा है कि फासले बढ़े हैं। चाहे वो मजहबी फासले हों, चाहे वो बिरादरी के फासले हो, यानी जातीय खाइयाँ भी बढ़ी हैं और धार्मिक और सांप्रदायिक खाइयाँ भी देश में बढ़ी हैं पूरे 6 साल में। और ये इन्होंने जो पहले साल को पूरा करने के बाद ऐलान किया कि पार्टी जश्न मनाएगी, इससे गिरी हुई, इससे नीच बात मैं समझता हूँ इस धरती पर कहीं सुना ही नहीं गया होगा कि पूरा मुल्क का कोना कोना त्राहिमाम मचा हुआ है साहब। एक भी आदमी मुल्क का इस मूड में नहीं है कि वो खुश। जो तमाम खबरें आ रही हैं और जो हालात हैं, आपने पिछले 1 महीने से लगातार खुद न्यूज़ चलाया है। मुल्क की सड़कों पर, मुल्क के तमाम शहरों के दहाने पर, किनारे पर बड़ी तादाद में मजदूर, बेबस, लाचार, भूखा प्यासा, पाँव में चप्पल नहीं है। हद तो यह है कि प्लास्टिक के बोतलों को पाँव में बांधकर वो अपने छाले को रोक रहे हैं। और इस तपती हुई गर्मी में जो उन्होंने सफ़र किया है, 1-1 हज़ार किलोमीटर साइकिल से बच्चियां, फिर देखिए मैं कहना चाहता हूं, लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, वो बच्ची जो अपने बाप को 16 साल की बच्ची गुड़गांव से दरभंगा लेकर जाती है, वो कोई मुस्लिम तो नहीं है। पूरे मुल्क की बड़ी आबादी, बड़े भाइयों को मैं कह रहा हूं, बड़ी आबादी, उसमें मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, छोटी आबादी हम है, बड़ी आबादी वो है। तो सफरर जो है वो पूरा मुल्क है। और एक लड़का 13 साल का ठेले पर, तबारक नाम है उसका, और वो वाराणसी से बिहार के अररिया फारबिसगंज अपने माँ बाप को, श्रवण कुमार की कहानी बताई जा रही। ये मतलब आप देखिए कि मुल्क को किस दौर में ये लेकर जा रहे हैं साहब, किस युग में, किस सदी में। आप 500-600 साल पुरानी कहानियों को आज इस मुल्क में दोहराया जा रहा, और सरकार बेशर्मी के साथ करी मैं जश्न मनाऊंगा। ये लफ्ज जश्न जो है, ये अपने आप में खुद एक मतलब अजीब सा लफ्ज है कि साहब इस लफ्ज का इस्तेमाल करने की सरकार की हिम्मत कैसे होगी? किसने मशवरा दे दिया कि आप जश्न लफ्ज का इस्तेमाल कर दें? जश्न मनाएंगे आप? आपको आत्मचिंतन करना चाहिए था, आपको आत्ममंथन करना चाहिए था, आपको यह सोचना चाहिए था कि मुल्क के हालात ऐसे हैं
कि हम इस हालात में मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, हमसे चूक हो गई, हमसे गलती हो गई, कहीं मेरी पॉलिसी में कुछ कमी रह गई या मशवरे सही नहीं मिले, लेकिन तमाम तरह के मशवरे मिलने के बाद भी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने शुरू से मशवरा दिया, कई लीडरों ने मशवरा दिया, योगेंद्र यादव ने मशवरे दिए, तमाम सोशल एक्टिविस्टों ने मशवरे दिए, लेकिन ये मशवरे लेते नहीं और बेशर्मी से आकर बोलते हैं कि पूरे मुल्क के लोगों से जो फीडबैक मिला है और तमाम मुख्यमंत्रियों से जो फीडबैक मिला है उसको सामने रखकर मैं ये करने जा रहा हूं। क्या करने जा रहा हूं? फिर वही लॉकडाउन, फिर वही लॉकडाउन। आज मैं ये कहता हूं आपसे कि आखिर सरकार ने इस लॉकडाउन में जो छूट दिया है, आप देखिए पहले इसको, इतने दिनों बाद 64-65 दिनों झेलने के बाद, बल्कि 70 दिन हो चुके हैं अब लगभग होने वाले हैं, इतना झेलने के बाद अब जो छूट आप दे रहे हैं, यही चीज आप शुरू में अगर कर देते, मस्जिदों में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, चर्चों में आप शर्तों के साथ एंट्री अगर देते, अगर बाजारों में शर्तों के साथ एंट्री देते, ट्रेन आपके हाथ की चीज थी, कोई जबरन ट्रेन में नहीं घुस सकता है, कोई बेटिकट नहीं जा सकता है, तो जो कंफर्म टिकट पर आपने आज शर्त लगाई, वही शर्त अगर उस वक्त लगा दिए होते तो ये जो हालात मुल्क के हुए थे ये नहीं होते साहब। लेकिन ये इसलिए हुए कि सरकार के पास कोई पॉलिसी मेकर नहीं है, सरकार के पास सिर्फ और सिर्फ ये उपलब्धि गिना रहे। जो आपने फासले की बात की, मैं वो जवाब पहले दे दूं। फासले की बात आपने की थी, इन्होंने जो बड़े काम गिनाए, वो काम इन्होंने गिनाया 370 का, वो काम इन्होंने गिनाया ट्रिपल तलाक का, वो काम इन्होंने गिनाया CA/NRC का। ये जो काम इन्होंने गिनाया है, मैं मुल्क के बड़े भाइयों से, अपने हिंदू भाइयों से पूछना चाहता हूं कि ट्रिपल तलाक से आम भारतीयों का क्या लेना देना है? आम भारतीयों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक स्तर में कोई सुधार हो रहा क्या इससे? तो इस कानून से, जिस कानून से भारत का कोई नागरिक खुश नहीं हो, यानी कि नॉन मुस्लिम्स जो भी हैं, चाहे हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं, उनको तो कोई लाभ है ही नहीं। कहा गया लाभ मुसलमानों को, और मुस्लिम खुश है ही नहीं। तो आप सोचिए मेरे बड़े भाई, मैं आपसे, आपके ऊपर छोड़ता हूं, मैं व्यूअर को कहता हूं, जो हिंदू भाई सुन रहे हैं उनसे मैं कहता हूं कि जब आपके काम की ये चीज ही नहीं और बताया जा रहा मेरे काम की चीज और मेरी कम्युनिटी खुशी नहीं, तो ये उपलब्धि कैसे हो गई साहब? ये तो फासले को बढ़ाने का काम किया गया, लोगों को परेशान करने का काम किया गया। ट्रिपल तलाक के विरोध में भारत का मुस्लिम कम्युनिटी महीनों उलझा रहा और उसका खमियाजा इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल जो हम बैक हुए हैं, हाशिए पर आए, एक दरार जो कायम करने किया सरकार ने, एक फासला जो बनाया है, आज मुसलमान और हिंदुओं के बीच जो खाइयां इतनी बड़ी हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की गलत पॉलिसियों के कारण हुआ है। इसलिए फासले कम नहीं हुए, फासले बढ़े हैं। सरकार बेशर्मी के साथ ये कह रही है, पता नहीं किससे फासले। अब 370 पर मैं बता दूं, 370 का भी ढिंढोरा पीटा जा रहा। 60 सालों में जो कांग्रेस नहीं कर पाई वो हमें 6 सालों में कर दिया। 370 को मुल्क के लोगों को समझाया ही नहीं गया। कश्मीर डिस्प्यूट कोई किसी भारतीय मुसलमानों के द्वारा थोपा हुआ नहीं है, यह एक पॉलिटिकल डिस्प्यूट है जो आजादी के वक्त ही शुरू हो गया था और यह 1954 तक चलता रहा, जब तक 35A का मामला नहीं आया। मैं 35A का हामी नहीं हूं और 370 का भी हामी नहीं हूं, लेकिन एक भारत और श्रेष्ठ भारत का नारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो ने दिया था, तो क्या उस पर अमल हुआ? नहीं। अगर 370 बाधा है एक भारत में, श्रेष्ठ भारत में, तो 371 क्या है? 371A, 371B, 371C, ये तीनों जो नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में लागू हैं और इंटर परमिट के बाद उन राज्यों में भारत का नागरिक जाएगा, तो ये एक भारत है क्या? केवल कश्मीर क्यों? आप सारे देश को एक कीजिए, केवल कश्मीर क्यों? और ठीक है, आपने कश्मीर किया, तो कश्मीरी पंडितों का क्या हुआ? यह प्रश्न सरकार से पूछा जाना चाहिए। 6 वर्षों तक आप हैं कश्मीरी पंडित। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 1990 में, यह मैं जोर से बोल रहा हूं। प्रधानमंत्री बीपी सिंह जरूर थे, स्वर्गीय बीपी सिंह, लेकिन 87 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी उस सरकार में शामिल थी। तब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, उनका कत्लेआम हुआ। मैं विरोध करता हूं आज भी। अगर कल मैं उस समय अगर मैं बड़ा हुआ होता और मन इस योग्य होता तो मैं उस समय भी विरोध करता, और विरोध करने वालों ने किया, लेकिन सरकार की उस समय भी गलत पॉलिसी थी और कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ। वो भागे, वहां से निकले, दिल्ली आए, शरण लिए, आज भी उस शरणार्थी कैंपों में है। गलत है, उनको आबाई वतन भेजा जाना चाहिए, लेकिन आपने उनके नाम पर वोट ले लिया
उनके साथ किया क्या? सरकार यह हिसाब पहले दे कि कितने कश्मीरी पंडितों को पुनर्वास वहां किया गया, उनको वापस वहां कितने को बसाया गया, कितने को आबाद किया, कितने को रोजगार दिया। सिर्फ उसके नाम पर राजनीति, सेना के नाम पर राजनीति, कश्मीरी पंडितों के नाम पर राजनीति, 370 के नाम पर राजनीति, राम मंदिर के नाम पर राजनीति। यह कब तक चलेगा साहब? मुल्क जो है वो यूनाइट होकर तरक्की करना चाहता है। आज मुल्क में छोटे छोटे ममालिक आपको धमका रहे हैं और आप उपलब्धि गिना रहे हैं, इसलिए कतई मैं इसको उपलब्धि नहीं मानता। यह सिर्फ एक आखिरी लफ्ज बता दूं, फिर आप सवाल करेंगे कि यह सिर्फ जो अपोजिशन है उसके बिखराव का जश्न मन रहा है, अपोजिशन की कमजोरी का जश्न मन रहा है, और इसकी जिम्मेदारी मुल्क के लोगों पर है। मुल्क के लोगों ने अपोजिशन के साथ इंसाफ नहीं किया, इतना कमजोर विपक्ष मुल्क के लोगों ने बनाया, वरना 10, 20, 50 सीट और दे दिए होते तो सरकार भाजपा की ही होती, लेकिन अपोजिशन इस लायक होता कि सवाल करता। बहरहाल आज भी अपोजिशन चाहे तो यूनाइट होकर सवाल करे, लेकिन अपोजिशन में भी बिखराव बुरी तरह है। अब उनकी क्या पॉलिसी है इस पर मैं अभी गुफ्तगू नहीं करूंगा, लेकिन अपोजिशन के बिखराव का यह जश्न है, अपोजिशन की नाकामी का यह जश्न है, वरना सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पर पीठ थपथपाया जाए। इसी के साथ हाफिज साहब, हमने देखा कि सीए एनआरसी का जिक्र किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यक जो हिंदू समाज के लोग हैं उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, उन्हें इंसाफ दिलाने का काम मोदी सरकार ने किया। पर इस बीच हमने ये भी देखा कि जो देश में ही जो इस काले कानून का विरोध कर रहे थे, लॉकडाउन के आड़ में उन लोगों की गिरफ्तारियां तेजी से हुई हैं। किस तरीके से देखते हैं गैरों पर सितम और अपनों पे सितम, गैरों पर करम, ये किस तरीके की राजनीति है? सबसे पहले सीए एनआरसी पर 2 लाइन बोल दूं। एनआरसी की मांग 1974 से शुरू हुई थी। 71 में भारत पर बांग्लादेश जो बंटवारा हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, उसको गलत प्रचारित किया जा रहा कि बांग्लादेश में अलगाव था। वहां के जो आवामी लीग के सदर थे शेख मुजीबुर रहमान, उनको इंदिरा गांधी का पूरा वरदास्त प्रदान किया हुआ था, उनके सर पर हाथ था, सपोर्ट था, और वो बंटवारा हुआ 71 में। उसके बाद जो माइग्रेशन हुआ उधर से, जाहिर सी बात है जब युद्ध में आपका रोल है, आपकी फौज लड़ रही है, पाकिस्तानी फौज के 90,000 फौजियों को आप सरेंडर करवा रहे हैं, तो आपको कुछ न कुछ झेलना भी पड़ेगा। तो माइग्रेशन हो गया, लोग सेटल हुए, इंदिरा गांधी ने उनको कहा कि रहो, ठीक है। लेकिन बाद में विरोध शुरू हुआ, नॉर्थ ईस्ट में हुआ, हमने नहीं किया, भारत के किसी मुसलमान ने नहीं किया, नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने विरोध किया कि ये जो बांग्लादेशी हैं, जिसको घुसपैठिया शब्द कहा उन लोगों ने, जबकि वो घुसपैठिया नहीं थे। वो युद्ध के बाद जो स्थिति उथल पुथल, जब भी युद्ध होता है, इतिहास जब बदलेगा तो भूगोल भी बदलेगा, तो भूगोल भी बदल गया, जोग्राफियाई उथल पुथल था, तो लोग इधर आ गए। बहरहाल विरोध हुआ, राजीव गांधी 1985 में झुके और उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था जिसको आसाम एकॉर्ड कहते हैं। आसाम एकॉर्ड के तहत यह तय पाया था कि एनआरसी जो है आसाम में स्पेशल किया जाएगा। आपने एनआरसी किया, हमने विरोध नहीं किया, हमने सपोर्ट किया आपको। अब जब एनआरसी हो गया, 19,40,000 लोग उससे बाहर हो गए रजिस्टर से, और आपने ट्रिब्यूनल कोर्ट बना दिया, तो अब वो लोग 19,40,000 उस कोर्ट कचहरी से निमटते। अब हमने नहीं, हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। हमने तो एनआरसी का इसलिए विरोध किया था कि मानवीय आधार पर किसी भी आदमी को जो 30 साल से 40 साल से रह रहा है, कहां भगाएंगे। लेकिन आपने जब कहा तो हमने कहा चलिए आप कीजिए आप। लेकिन जब आपने कर लिया और यह चिन्हित हो गया, निशानदेही हो गई कि 19,40,000 लोग विदेशी हैं डॉक्यूमेंटल आधार पर, तो अब उनको आप कहीं सेट करते, बाहर करते। लेकिन आपकी फिर दोगली पॉलिसी सामने आई। आपने कहा नहीं 19 लाख में 13-14 लाख तो नॉन मुस्लिम्स हैं, मेरा एम तो कुछ और था, हो कुछ और गया, इसलिए इनको रोकने के लिए एक फिर कानून बनेगा, उस कानून का नाम सीए होगा। हालांकि सीए पहले से था, उसमें अमेंडमेंट किया गया सीए में, फिर से आपने अमेंडमेंट किया, लेकिन उसमें एक नई बात आपने कह दी कि अब जो मैंने नया संशोधित अधिनियम होगा, उसके अंतर्गत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 2014 से पहले आए हुए उन सभी लोगों को हम नागरिकता प्रदान करेंगे जो हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध होंगे, मुस्लिम को नहीं करेंगे। अब 3 सवाल पैदा हुआ। ठीक है, आप बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए मुसलमानों को मत कीजिए, हालांकि आपने कर दिया, अदनान सामी को आपने दिया, हमने तो कहा नहीं था, कोई पैरवी तो करने हम गए नहीं थे, आपने कर दिया, तो ठीक है, हम मांग नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो आधार, जो पैमाना आपने बनाया साहब, पैमाना था एट्रोसिटी, जुल्म,
ज्यादती मजहब की बुनियाद पर। हमने ये कहा कि अखंड भारत का नारा आप देते हैं, हम नहीं देते हैं, हम साहब कुछ कर ही नहीं रहे, सब आप ही कह रहे हैं। अखंड भारत में बर्मा, भूटान, चीन, तिब्बत सब है, तो आपने इस CAA में सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान को क्यों शामिल किया? आप अगर पड़ोसी राष्ट्र को करते हैं तो उसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान के अलावा, अफगानिस्तान के अलावा श्रीलंका है, बर्मा है, भूटान है, तिब्बत है, आपने उनको बाहर किया। दूसरी बात, आपने कहा कि बौद्धिस्टों को इसमें हम रखेंगे। मैंने तब भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं, यह बात जानी चाहिए कि बौद्धिस्ट है कितने। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो शरणार्थी आए हैं उसमें बौद्धिस्ट 1% भी नहीं है। बौद्धिस्ट दरअसल तिब्बत से आए हुए और लाखों की तादाद में आए हुए और कई सालों से इस भारत में रह रहे हैं, दिल्ली में भी रह रहे हैं, और उनके धर्म गुरु दलाई लामा भी हैं, और वो सब सताए हुए हैं धर्म के नाम पर। उनको आपने शरण दिया लेकिन नागरिकता नहीं दी। तो बौद्धिस्टों के साथ आपने धोखा किया कि नहीं? ईसाइयों के साथ, ईसाई भागकर सब ज्यादा जो आए हैं वो बर्मा से और श्रीलंका से आए हैं, आपने श्रीलंका और बर्मा को बाहर किया। ईसाई कितने पाकिस्तान से हैं? सरकार डेटा दे दे, आपको पता है 60 या 70 का मैंने डेटा निकाला था, यानी 100 के अंदर ईसाई हैं इन 3 मुल्कों से। तो अगर धर्म के आधार पर माइनॉरिटी मेजोरिटी के द्वारा अगर रिलीजियस इस पर एट्रोसिटी होता है और वो आपका बेस और आधार है, तो बर्मा से जो रोहिंग्या आए हैं वो माइनॉरिटी में है बर्मा में, और मेजोरिटी ने उन पर एट्रोसिटी किया है, तो उनको आप क्यों इससे बाहर किया? बर्मा को बाहर कर दिया ताकि रोहिंग्या ना आ जाए, तिब्बत को बाहर कर दिया ताकि बौद्धिस्ट ना आ जाए। तो ये चालाकी, ये चतुराई जो सरकार ने की है, ये भारत की जनता इसको समझ रही है, इसलिए आपका ये CAA नहीं चलने वाला, ये उपलब्धि नहीं है। लाख आप इसको गिनाते रहे, मुट्ठी भर इंतहा पसंद कह लें उनको, शिद्दत पसंद कह लें, या उनको आप मैंने कट्टर सोच वाला कह लें, वो अगर खुश हो रहा है तो इसको आप खुशी न समझें। मुल्क के लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं। जरूरत इस बात की थी आज भी बहस की कि मुल्क में इन मजदूरों का क्या होगा, इन मजबूरों का क्या होगा, जो कंपनियों ने जबरन इनको निकालकर बाहर किया, मकान मालिकों ने बाहर किया, और अपने सर पर 50-50 और 100-100 किलो का गट्ठर और वजन लेकर हजार किलोमीटर पैदल चले, वो भारत के थे या नहीं थे? सरकार को यह पहले बताना चाहिए कि वो भारत के अगर थे तो तुम्हें वही, अब आपने कहा अपनों पे सितम और गैरों पे करम। भारत का नागरिक पैदल चल रहा, भूखा और प्यासा चल रहा और सड़क पर दम तोड़ रहा है, आपके पास कोई इंतजाम नहीं, और पाकिस्तान से आए हुए लोगों को आप नागरिकता और उसको नौकरी देंगे, ये कौन सा मामला है? और जहां तक पाकिस्तान से आने वाले लोगों की बात है, मैं एक लफ्ज और एडिशनल कह दूं, थोड़ा सा इंटरव्यू लंबा हो गया। पाकिस्तान से वही हिंदू आए हैं जो 1947 में जिन्ना की आवाज पर रुके थे, जिन्ना की आवाज पर। हम तो नेहरू, गांधी, पटेल और मौलाना आजाद की आवाज पर रुकने वाले हैं। जिन्ना को हमने खारिज किया था, वो लोग जिन्ना की आवाज पर रुके थे, ऑप्शन उनके पास भी था, वो भी चाहते तो 47 में भारत आ सकते थे और आने वाले आए भी, और 50-52 तक आते रहे लोग, लेकिन ये लोग तब नहीं आए, तब इनको जिन्ना से प्यार था। आज अचानक भारत से प्यार कैसे हो गया? आखिरी सवाल लेना चाहूंगा, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो 6 एजेंडे इन लोगों ने बताया कि 6 उपलब्धियां गिनवाई, उसमें से 5 मुस्लिम विरोधी थी, और 5 मुस्लिम विरोधी जो उपलब्धियां गिनाई हैं, बिहार चुनाव करीब है, क्या उसी के लिए इन्होंने अपनी रणनीति तैयार कर ली है ये 6 उपलब्धियां गिना करके? बिल्कुल, इनके जितने भी कारनामे हैं, ये जो कुछ भी करते हैं चुनाव को सामने रखकर करते हैं। आप कोरोना महामारी को देखें तो अभी सबसे ज्यादा इफेक्टेड महाराष्ट्र, गुजरात, लेकिन गुजरात का नाम ये लेना नहीं चाहते। मजदूरों पर सबसे ज्यादा जुल्म गुजरात के अंदर हुआ, मजदूर सड़क पर आकर हंगामा सबसे ज्यादा गुजरात में किया, लेकिन ये नाम बदनाम किसको कर रहे हैं? पश्चिम बंगाल को, इसलिए कि टारगेट इनका पश्चिम बंगाल है। बिहार में तो ये सोच रहे हैं कि हमारे 39 सांसद हैं और सरकार मौजूदा हमारी है, हम जीत ही जाएंगे, 2-4 इस तरह के जोशीले नारे हैं इनके पास। ये जो भी कदम उठाते हैं, अमित शाह के बारे में ये मशहूर है कि ये चाणक्य हैं, ये जब भी कोई फैसला लेते हैं तो चुनाव को बिल्कुल सामने रखते हैं कि हम इसको कैसे कैश करेंगे, और मैंने मास मतलब उसके मतदाता के बिल्कुल जहन को कैसे हम मोड़ देंगे। अब ये वोटर जो आज बैग लेकर 50 किलो वजन लेकर पैदल गया है बिहार, यही वोटर कैसे रातों रात हिंदू बनेगा, इस पर बैठक चल रही है।
और सिर्फ यहाँ नहीं चल रही है, बिहार में भी इनके लोग सक्रिय हो चुके हैं कि हमारी तो थूथू हो गई। नीतीश कुमार को सोशल मीडिया पर जितनी गाली दी गई है मजदूरों के जरिए, नरेंद्र मोदी जी को और इनके मंत्रियों को जितनी गाली दी गई है सोशल मीडिया पर मजदूरों के जरिए, इतनी गाली आजाद भारत में किसी नेता को कभी नहीं दी गई थी। लेकिन इनको पता है कि ये सब लोग हमसे नाराज हैं और इनको हम राजी कर भी नहीं सकते। इनके जहन को जुनूनी बनाना है, इनको कट्टर हिंदू बताना है। और देश के लिए खतरा बेरोजगारी नहीं है, देश के लिए खतरा जो है अशिक्षा नहीं है, देश के लिए खतरा जो है वो इकोनॉमिकल जो डाउन हो गया है वो नहीं है। पेट्रोल 15 रुपए खरीदकर 80 रुपए बेच रहे हैं, ये खतरा नहीं है। गैस 150 रुपए का सिलेंडर खरीदकर 800 में बेच रहे हैं, ये खतरा नहीं है। देश के लिए खतरा सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है, जैसा कि कोरोना में इन्होंने किया। ये हमेशा घुमाकर यहां के आम मतदाताओं, गरीब, मजदूर, दलित, पिछड़े, ये जो कहते हैं अपने आप को कि हम भाई मन चाहते हैं कि सत्ता में हिस्सेदारी भागीदारी हो, ये सब बोली एक रात में ये खत्म कर देते हैं और इनको रातों रात हिंदू बनाकर, मुसलमानों का दुश्मन बनाकर वोट करवा लेते हैं। और वोट डालने के बाद तुम अपने घर रहो, अब तुम जो मोटरी या गठरी उठा के ढोए थे फिर ढो, फिर बगैर चप्पल के तुम पैदल चलो, हमें कोई लेना देना नहीं। जैसे अभी सरकार ने कह दिया कोई लेना देना नहीं, ट्रेनें चल रही है, अमीरों की अलग, गरीबों की अलग। अमीरों की ट्रेन 12 घंटे में पहुंच रही है, गरीबों की ट्रेन 12 दिन में पहुंच रही है और ट्रेन में भूखा मर रहा। ये गरीब को सोचना पड़ेगा। जहां तक ये आवाज जा रही है, मैं चाहूंगा कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोग आगे तक पहुंचाएं, क्योंकि ये गरीब जब तक नहीं जागेगा, मुल्क की तकदीर इसी तरह से इन्हीं लोगों के हाथों में रहेगी और ये तकदीर इसी तरह लिखेंगे कि गरीब सड़क पर इसी तरह भटकता रहेगा। अगर गरीबों को अधिकार चाहिए, सम्मान चाहिए, रोजगार चाहिए, तुम धार्मिक भावनाओं को त्याग कर, जातीय भावनाओं को त्याग कर और क्षेत्रवादी भावनाओं को त्याग कर सिर्फ राष्ट्रवादी बोलते फिर याद आ जाता है ये तथाकथित राष्ट्रवादी, नाम नेहाद जो, ये नहीं, चड्डीदारी राष्ट्रवादी नहीं। एक भी नजर नहीं आ रहा पूरे मुल्क में। भी आप देख रहे होंगे ट्रेनों में पानी पिलाने वाले, खाना बांटने वाले, सड़कों पर 500 से अधिक मुसलमानों पर मुकदमा सिर्फ इसलिए हो गया कि उन्होंने मजदूरों को, परेशानों को खाना और पानी दिया। ये तो इस मुल्क की हालत है। तो ये तमाम भावनाओं से ऊपर उठकर भाई मानवता के कल्याण के लिए, देश के विकास के लिए आपको वोट करेंगे, तभी जाकर अच्छी सरकार आ पाएगी। अगर धार्मिक भावनाओं से ग्रसित होकर मतदान करेंगे तो सरकार ऐसी आएगी, इससे भी बुरी आ सकती। देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 6 उपलब्धियां अपनी जरूर गिनाई हैं। उसमें से 5 मुस्लिम विरोधी हैं। और वो 5 मुस्लिम विरोधी क्यों हैं? क्योंकि बिहार में चुनाव है। बिहार के चुनाव को देखते हुए 1 साल का जश्न मनाया और इस लॉकडाउन में ये जश्न कहीं ना कहीं आम जनता को खल रहा है। पर आम जनता को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सियासत का एक नया कार्ड खेल दिया है।